अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पुरस्कार घर का पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 कंटिन्यू करने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं कहानी की तरफ। मिशी अपनी बड़ी बहन मारिया के पास जा रही होती है कि पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। मिशी जो कि पहले ही डरी हुई होती है उस हरकत पर चीख उठती है, लेकिन आवाज़ उसके हलक में ही रह जाती है। मिशी अपनी नज़रें कंधे की तरफ फेरती है तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती। उसके कंधे पर सिर्फ किसी के हाथ का लम्स और वज़न होता है। बज़ाहिर हाथ नज़र नहीं आता। मिशी बगैर सोचे समझे वहाँ से भागना चाहती है, मगर उसके पैर उसका साथ नहीं देते। वो कदम उठाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। मजबूरन वो बहुत हिम्मत करके डरते डरते जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अचानक से कोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाकर दीवार के साथ लगा देता है और गला दबाने लगता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि मिशी का सांस लेना दुश्वार हो जाता है और जोर जोर से हवा में पैर चलाने की वजह से उसकी पैर जख्म से भर जाते हैं। उसे महसूस होता है कि आज वो नहीं बचेगी। वो सूरह इखलास पढ़ने लगती है। इतने में वहाँ किसी सफ़ेद साए का कुसर होता है जो देखने के एतबार से एक दराज कद का मर्द मालूम होता है, जिसकी हल्की हल्की दाढ़ी भी मिशी को नजर आती है। इसके आते ही दिल फरेब खुशबू फैल जाती है और साथ ही मिशी जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मिशी को बेहोशी में महसूस होता देख उसे किसी ने उठाया और आहिस्ता से बिस्तर पर लिटा दिया और साथ साथ उसी सफ़ेद लिबास वाले के मुंह को अपने गर्दन के करीब महसूस करती है। उसका दिल बाहर निकलने को होता है। इतने में वो अजीब सरगोशी सुनते हुए नींद की वादियों में खो जाती है। जब सुबह फजर के वक्त मिशी की आँख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर मौजूद होती है। उसे बहुत ताज्जुब होता है। उस रात को रूनुमा होने वाले वाक़यात याद आने लगते हैं। वो भाग कर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने गले को देखने लगती है। गले पर वाज़े तौर पर किसी के पकड़ने के निशान मौजूद होते हैं। मिशी रोने लगती है। इतने में उसके रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मिशी को लगता है हवा से हुआ है। वो अपनी मम्मा और मारिया को देखने के लिए जाने लगती है। इतने में कमरे की खिड़की बजने लगती है। उसे यकीन नहीं आता क्योंकि उसका कमरा दूसरी मंजिल पे होता है। वो बिना कुछ सोचे दरवाजे की जानिब जाती है और दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। इतने में बालकनी का दरवाज़ा जोरदार तरीके से खुलता है और मिशी की आंखें खौफ से फट जाती हैं। उसकी आंखों के सामने हवा की तेजी से एक इंतहाई मकरू चेहरे वाली औरत लंबा काला लिबास पहने हुए बड़े गुस्से और दहशत के साथ कमरे में दाखिल होती है। उसके बाल लंबे काले बिखरे हुए होते हैं जो तेज हवा की वजह से सांप की तरह उड़ रहे होते हैं। वो नीचे देखते हुए आहिस्ता से अपनी काली सियाह नज़र उठाकर मिशी को देखती है और इंतहाई मकरू तरीके से मुस्कुराती है, जिसकी वजह से इसके इंतहाई गंदे गलीज दांतों पर मिशी की नज़र पड़ती है। वो चुड़ैल हवा के झोंके की तरह उड़ती हुई मिशी के बिल्कुल सामने आन खड़ी होती है। उसी वक्त मिशी की चीख पूरे घर में सुनाई देती है। मिशी की बहन मारिया और अली मोहम्मद भागते हुए मिशी के कमरे में आते हैं तो उसे बिस्तर पर पुरसुकून लेटा हुआ पाते हैं। ये सोचकर वापस मुड़ जाते हैं कि शायद कोई ख्वाब देखा होगा। सुबह 11 बजे के वक्त मारिया मिशी को उठाने आती है नाश्ते के लिए, लेकिन वो नहीं उठती।
मारिया उसे बेदार करने के लिए उसके हाथ पर हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि मिशी को बहुत तेज बुखार है। मारिया परेशान हो जाती है। एक तरफ उसकी वालिदा अस्पताल में होती है, दूसरी तरफ मिशी। एक के बाद एक परेशानी और तो और इतने में मिशी के वालिद परवेज साहब इंतहाई गुस्से से मारिया से मुखातिब होकर नाश्ते का कहते हैं, जिस पर मारिया उन्हें बताती है कि बाबा, मिशी को बहुत तेज बुखार है। तो मैं क्या करूं? नाश्ता बनाओ, मुझे तुम्हारी माँ के पास जाना है अस्पताल। परवेज साहब चीखते हुए कहते हैं। मारिया की हैरत की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि आज से पहले कभी भी उनके बाबा ने अपने बच्चों से इस लहजे में बात नहीं की थी। मारिया रोते हुए किचन में जाती है तो देखती है कि सारा किचन बिखरा हुआ है। फ्रिज का दरवाजा टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है। वो सर पकड़कर कुछ देर यूं की त्यों ही खड़ी रहती है। उसे कुछ देर के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन परवेज साहब की चीखती हुई धार उसे वापस होश में ले आती है। वो फौरन उन्हें जैसे तैसे करके नाश्ता बना कर देती है और हिम्मत करके उन परेशानियों से निमटने की कोशिश करती है और अपनी बहन की तीमारदारी करने लगती है। शाम के वक्त मिशी की वालिदा शाइस्ता बेगम खैर आफियत के साथ घर आ जाती है, लेकिन मिशी की वालिदैन का रवैया एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं होता। मिशी भी अपनी वालिदा की आमद की खबर सुनकर हिम्मत करके उठती है और मिलने के लिए जाने ही लगती है कि उसे महसूस होता है कि उसे किसी ने पकड़कर सीने से लगाया हुआ है और कंधे की तरफ से जैसे किसी ने गहरी सांस भरी हो। मिशी के जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ती है और चेहरा खुद ब खुद सुर्ख हो जाता है और फिर अचानक से सब नॉर्मल हो जाता है। वो बिना इस बात का जायजा लिए खुद का हुलिया दुरुस्त करके वो शाइस्ता बेगम के कमरे की जानिब बढ़ती है। जैसे ही मिशी की नज़र अपनी वालिदा पर जाती है, वो बेसाख्ता उनके गले लगकर रोने लगती है। सबको ये लगता है कि शायद अपनी तबीयत और मम्मा की वजह से परेशान है, लेकिन वो तो बस एक बात कहना चाहती थी कि इस घर से उसे कहीं दूर ले जाओ, उस घर को छोड़ दो। रात के खाने से फारिग होने के बाद मारिया मिशी को उसके कमरे में लेटा देती है और खुद भी उसी के साथ सोने का फैसला करती है। मिशी लेटते ही नींद की वादियों में खो जाती है। इतने में अली मोहम्मद मारिया के पास शाइस्ता बेगम का पैगाम लेकर आता है कि उन्हें सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि चोट लगने के बायस उनके जिस्म में दर्द है। लिहाजा वो मारिया को अपने पास बुला लेती हैं। मारिया के कमरे से निकलते ही मिशी को बेचैनी होने लगती है। वो ख्वाब में देखती है कि वो एक बड़े से महल के बड़े से कमरे में बेड पर लेटी हुई है। एक दराज कद व कामत वाला मर्द उसे कैद किए हुए है और कुछ औरतें वहाँ कनीज़ों की तरह खड़ी काले लिबास पहने हुए हैं। इस आदमी की तरफ देखकर मिशी को लगता है कि वो उसे ज़रूर नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन वो खुद की ज़रा सलाह भी नहीं पाती। इतने में वो आदमी एक मोटी काली आधी खून से भरी सुई लेकर मिशी की तरफ बढ़ता है। मिशी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती, ना ही उसे ये खबर होती है कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं होता, बल्कि हकीकत में उसके साथ हो रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो देव जैसा आदमी मिशी की तरफ मोटी सुई लेकर आता है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 3। इसका अगला पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देगा। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे अपनी स्टोरी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।